सर, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की बात लगातार हो रही है, जब से कैंडिडेट्स के नाम आए हैं उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा अलग अलग कारणों से हो रही है। इस बार हम बात कर रहे हैं कि बार बार एनडीए में उन्हें मौके मिले, लेकिन अपने समाज के निर्विवाद नेता क्यों नहीं वो बन पाए। लोग मानते ये भी हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल शिफ्टिंग रही उनकी, कभी एनडीए में कभी महागठबंधन में फिर वापसी, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी असर पड़ा है। उसके अलावा सम्राट चौधरी ने जिस तरह से खुद को कुशवाहा नेता के रूप में उभारा है, बीजेपी के भीतर रह के खुद को एक कंसिस्टेंट ओबीसी फेस के तौर पर स्थापित किया है, संगठन की बात हो गई, चुनावी प्रदर्शन की बात हो गई, और एनडीए लीडरशिप के भरोसे ने सम्राट का कद और बढ़ाया है। और कुशवाहा को सम्मान तो मिलता रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन बार बार उनकी नाराजगी और दबाव की राजनीति ने उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसको ज़रूर कमज़ोर कर दिया है, जैसे हमने इस बार उनके बेटे के ही केस में हमने देखा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के लोकप्रिय नेता रहे हैं। हालांकि कुशवाहा समाज में स्वयं नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता रही है और अन्य नेताओं की भी रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनकी भी एक लोकप्रियता है एक स्तर पे। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा कुशवाहा समाज में रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर्कों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की लोकप्रियता रही है। वो चुनाव जीते, जब भी चुनाव लड़े हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखा है। सीटें चाहे जितने भी निकाल लें या न निकाल पाए, अकेले तो कम सीटें निकालते हैं। एनडीए के साथ रहते हैं तो वो चुनाव जीत जाते हैं, ज्यादातर सीटें उनकी निकल जाती है। लेकिन उनका प्रभाव रहा है। उनकी नाराजगी का भी खामियाजा एनडीए को 2024 में भी झेलना पड़ा था। तो वो अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो लाभ भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार जिस तरीके से वो समता पार्टी में आए, समता पार्टी के बाद वो जदयू में गए, जदयू के बाद वो फिर आरजेडी में गए, आरजेडी के बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली, फिर उसको जदयू में विलय कर दिए, जदयू के विलय के बाद फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार उनको रह रह कर उभारने की कोशिश भी किए, कई प्रमुख जवाबदेही भी उनको दिए। 2004 में जब नीतीश कुमार संसद में थे तो वो विधानसभा, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ही विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया था। ये एक बहुत बड़ा पद होता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। और समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की जो जातिगत समीकरण है, जिसके वो नेता हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, उसी उसी जाति के तहत उपेंद्र कुशवाहा की भी छवि आती है। वो उसी जाति के लौकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, और वो प्रतिपक्ष के सदन के नेता नीतीश कुमार ने उनको बनाया। तो एक बहुत बड़ा अवसर भी था कि नीतीश कुमार के बाद अपने आप को वो एक उछाल दे सके अपने चेहरे में। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व से उनका मतभेद होता रहा, उनका रह रहा कि नीतीश कुमार से भी मतभेद होता रहा, जब वो आरजेडी में गए तो लालू यादव से भी मतभेद होता रहा। तो इस मतभेद के कारण उनकी राजनीति में स्थिरता नहीं आ पाई। और टिकट बंटवारों में भी जब जब वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 2 दफा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उस टिकट बंटवारों में भी वो कुशवाहा समाज से ज्यादा अन्य जो जाति है जिसकी वो राजनीति नहीं करते हैं, खासकर सामान्य जाति हैं, उनको भी टिकट देते थे। तो उनकी राजनीति नीतीश कुमार की तरह हो नहीं पाई। नीतीश कुमार जिस तरीके से एक तो अस्थायित्व रहा उनकी राजनीति में, और वो अपने समाज और अपने समीकरण के लोगों को अधिक संख्या में टिकट देते थे, उसके साथ अन्य लोगों को भी देते थे। लेकिन जिस मूल जनाधार की राजनीति नीतीश कुमार करते थे और उसके कारण वो समाज में टिकट देते भी थे अच्छी खासी संख्या में, वैसा उपेंद्र कुशवाहा कर नहीं पाए। और दूसरी बात ये हो पाई कि कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए, क्योंकि इनकी राजनीति अस्थायी रह नहीं पाई, इसलिए सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए। इसके कारण भी इनकी जो राजनीति है वो धीरे धीरे करके सीमित होती चली गई। फिलहाल जिस तरीके से वो बीजेपी ने अभी उनको राज्यसभा भेजा था, बीजेपी 5 सीटों का जो पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी अपने हिस्से की सीट उपेंद्र कुशवाहा को देकर के राज्यसभा में भेजा था। उसी समय इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनपे बीजेपी में विलय का दबाव है, और वो दबाव नहीं है, मतलब एक तरीके से सहमति भी हो गई है, और उन्होंने हाँ भी कहा है कि आगे चल के हम अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। लेकिन जब ये तय हुआ और उन्हें राज्यसभा भेजा गया,
जब नीतीश कुमार को भी राज्यसभा भेजा गया, तब एक एक नई तरीके की राजनीति बिहार में आई। हर पार्टी को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के बाद अगर नीतीश कुमार बिहार में राजनीति नहीं करेंगे आने वाले साल 2 साल के बाद, तो उनका जो जनाधार है, उनकी जो राजनीति है, उस गैप को कौन भरेगा? उसमें अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा देखने लगे। यही कारण है कि अब वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते हैं। अब पहले जब तक नीतीश कुमार सक्रिय थे, तब तक उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुशवाहा समाज की जो वोटिंग पैटर्न ये है कि जहाँ भी कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा होता है, वो उनको अच्छा वोट मिलता है उनके अपने जातिगत समीकरण के अनुसार। ऐसा 2024 में भी देखने को मिला। भले ही वो जो उम्मीदवार है, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नहीं हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आरजेडी का भी हो जाए तो भी, अगर एक सीट पे आरजेडी का उम्मीदवार हो, वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर गैर कुशवाहा उम्मीदवार हो, तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं मिलेगा। तो जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है आने वाले एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उसके कारण भी कुशवाहा समाज का वोट बैंक अपनी ओर वो एकजुट नहीं कर पा रहे थे, और तो उनको पार्टी में, बीजेपी में विलय करने का एक प्रस्ताव आया, वो सहमत भी हो गए। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की जिस तरीके से राजनीति में बदलाव हुआ और जो गैप आया, अब उनको लगता है कि हम अगर टिके रह जाएंगे तो शायद इस गैप को भर पाए। क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, तो किस तरीके की राजनीति कर पाएंगे या किस तरीके की राजनीति उनको करने दिया जाएगा। क्योंकि जदयू के बारे में कहा जाता है, भी आनंद मोहन भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जदयू में कोई एक ग्रुप है, कोई एक चंडाल चौकड़ी है जो जदयू की राजनीति को प्रभावित कर रही है। ऐसा आरोप आनंद मोहन का लगा है। ऐसी परिस्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि अब अगर हम राजनीति करेंगे तो हो सकता है हमारी पार्टी का सियासी जो जमीन है वो बढ़ जाए। ऐसे में वो अब पार्टी का विलय नहीं चाहते हैं। जब वो बीजेपी में विलय नहीं चाहते हैं, तो लाजमी है जो एक सीट था दीपक प्रकाश को देने के लिए कहा गया था, और जिस आश्वासन के कारण ही वो बिना किसी सदन के सदस्य रहे, मंत्री पद उनको एक मिला भी। जब नीतीश कुमार 2025 के बाद 2 बार गठन हुआ, एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सम्राट चौधरी, दोनों मंत्रिमंडल में इनको मंत्री बनाया गया जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कहीं न कहीं से इनको बीजेपी की ओर से कहा गया था कि मंत्री भी बन जाएंगे और एमएलसी भी का भी टिकट भी मिल जाएगा, लेकिन अब वो बात बन नहीं पा रही है। यही कारण है कि बीजेपी अब हाथ पीछे खींच रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपना एक नेता है कुशवाहा समाज का, जो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी पहले भी जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, तब भी बीजेपी के वो उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई उससे वो जमीन पे जाकर के वो पूरा किए, और वो एक प्रभावशाली तरीके से पूरा करते रहे। अब वो जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो बीजेपी के बाहर उपेंद्र कुशवाहा के कद को अब बीजेपी कैसे बढ़ा पाएगी? अब अपनी पार्टी के बाहर कोई एक नेता है, उपेंद्र कुशवाहा है, अब उनके कद को बढ़ाए, उनको राज्यसभा भेज दिया गया, उनके बेटे को मंत्री भी बना दिया जाए, और जबकि खुद उपेंद्र कुशवाहा के पास जो 4 विधायक हैं, उनमें से तो 3 बागी हो चुके थे। एक जो उनकी अपनी पत्नी है सासाराम की स्नेहलता कुशवाहा, इनको छोड़ करके शेष 3 जो विधायक हैं, वो बागी हो चुके थे। वो तो बीजेपी के दरवाजे पे बैठे हुए थे। बीजेपी ने ही खुद उपेंद्र कुशवाहा को मजबूती प्रदान करने के लिए उन 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, क्योंकि उस समय तो ये इस तरह का गणित हो रहा था कि कहीं आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बीजेपी में शामिल न हो जाए। तो इसके कारण वो बीजेपी उन 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल भी नहीं कर पाई। तो अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 विधायक पहले बागी हुए थे, अब फिर बागी हो जाएं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सियासी चुनौती आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो पहले विधायक बागी हुए फिर बागी हो जाए और बीजेपी उनके लिए अपना दरवाजा खोल दे। लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी अगर एक कुशवाहा नेता को मुख्यमंत्री बीजेपी बना चुकी है, तो उनके समानांतर एनडीए के अंदर और बीजेपी के बाहर किसी दूसरे कुशवाहा नेता को कैसे उभार सकता है? अगर आप राजनीति का तकाजा देखें तो ये तो है नहीं। तो इस लिहाज से सम्राट चौधरी पे बीजेपी फोकस भी की हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की राजनीति करते हैं, उनकी भाषा शैली भी बदली है। कल उन्होंने कहा है कि उनकी जो राजनीति है या उनकी जो वैचारिक राजनीति है, वो बीजेपी की तुलना में ज्यादा करीब जदयू की है। यानी वो एनडीए में रहकर ही अब वो जदयू के करीब रहना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार या निशांत कुमार अगर वो जदयू के नजदीक आना चाहते हैं, तो ये जो 2 नेता हैं वो किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहते हैं और किस तरीके से आगे की राजनीति करते हैं। क्योंकि जदयू का जो राजनीतिक भविष्य है वो कौन तय कर रहा है और कैसे तय हो रहा है, इसमें भी एक संदेह है। तो वो परिस्थिति अब नहीं है। जैसे पहले
बागी होने के बावजूद भी जदयू के करीब चले जाते थे और नीतीश कुमार उनके लिए अपना दरवाजा खोल दिया करते थे। ऐसा हुआ भी है। लेकिन अब उस रूप में नीतीश कुमार सक्षम है या नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब जो परिस्थिति है वो पहले की तरह नहीं है, क्योंकि जदयू वो पहले की तरह शायद ही सक्षम हो पाए जो इनको आगे बढ़ा पाए या इनके साथ तालमेल करके एनडीए के भीतर काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से बचाते हुए अपनी पार्टी को बचाना और उसकी राजनीति को आगे बढ़ाना ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में वो क्या निर्णय लेंगे। बिल्कुल।